सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। आचार्य जी भी आ चुके हैं। चलिए कक्षा की मैं आगाज करता हूं। हम लोग आज और कल भूगोल के अंतिम कक्षा भौतिक भूगोल के स्थल मंडल में हैं और रहेंगे। उसके बाद आपकी भूगोल की संपूर्ण पक्ष समाप्त हो जाएंगे और एक तीसरा भाग विश्व का भूगोल, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी कहते हैं, उसको एक एक करके एक दो क्लास में समझाते हुए देखने का प्रयास करेंगे। हमने अपनी परिचर्चा भूगोल में पिछले महीना वहां से की थी कि भूगोल के जनक कौन थे, अब भूगोल क्या है। वहां से अपनी बातचीत आरंभ किए थे और भारत के भौतिक विभाजन भौगोलिक परिचय के करीब में आज हम लोग स्थल मंडल में पहुंच चुके हैं, जिसको सिस्टमेटिक भूगोल का अंतिम भाग कहा जाता है। हालांकि भाग तो प्रथम ही होगा, स्थल होगा, वायुमंडल होगा, जल मंडल होगा, ठीक है, सौर मंडल होगा। लेकिन हमने परीक्षा की महत्ता के दृष्टि से सबसे पहले वायुमंडल पढ़ाया, फिर मैंने सौरमंडल की जानकारी दी और इसी क्रम में फिर मेरे द्वारा कल समुद्र विज्ञान पढ़ाया गया, जल मंडल। और समुद्र विज्ञान की कक्षा से 2-3 प्रश्न आने की संभावना रहती है, वायुमंडल से भी 2-3 प्रश्न आने की संभावना बनी होती है। सौरमंडल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक है तो जानना चाहिए। लेकिन आज की कक्षा और कल की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की कक्षा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्थल मंडल में हम क्या पढ़ते हैं? स्थल मंडल में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्थल मंडल में हम लोग पढ़ते हैं चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, पठार, छोटे छोटे खंड है। और इसी को हम लोग आज से लेकर कल तक देखने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे चौथा खंड है स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल। आ जाइए, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। ये जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। पहले तो यही याद रखिए। ये क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये है बायोस्फीयर और ये हाइड्रोस्फीयर। ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर। अब इस स्थल मंडल में क्या क्या पढ़ेंगे? इस स्थल मंडल में क्या पढ़ा? तो लिखेंगे स्थल मंडल के तहत, स्थल मंडल के तहत, स्थल मंडल के तहत पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचना, पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचना और उसकी आंतरिक संरचना, पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसी कड़ी में, इसी क्रम में चट्टान,
चट्टान, चट्टान, भूकंप, चट्टान, भूकंप, चट्टान, भूकंप, चट्टान, भूकंप और ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी एवं पठार का अध्ययन, एवं पठार का अध्ययन किया जाता है, एवं पठार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस कक्षा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, उसके आंतरिक संरचना को देखेंगे। आंतरिक संरचना बहुत छोटा है, सियाल, सीमा और नाइफ है। इसी तीन भाग में स्थानीय ये आंतरिक संरचना बटी हुई है, लेकिन थोड़ा सा क्रम वगैरह समय है तो थोड़ा क्रम वगैरह को, पृथ्वी का ऐतिहासिक क्रम उसको जान लेना चाहिए। कभी कभी पूछता है कि रेप्टाइल किस युग में आया, जानकारी का अभाव रहता है। हम किस युग में रह रहे हैं, पर्वत का विकास किस युग में हुआ, तो ये सब युग वगैरह को थोड़ा सा जानकारी रहनी चाहिए। तो लिखिएगा सबसे पहले पृथ्वी का ऐतिहासिक क्रम। अब पहला भाग पढ़ो, पृथ्वी का ऐतिहासिक क्रम और आंतरिक संरचना। पृथ्वी का ऐतिहासिक क्रम और 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 आंतरिक संरचना, संरचना। चलिए लिखेंगे सबसे पहले महाद्वीप और महासागर के तल का विकास होता है। सबसे पहले महासागर और महाद्वीप और महासागर के तल का विकास होता है, तल का विकास होता है। उसके बाद पर्वत, पठार, ज्वालामुखी। उसके बाद दूसरे क्रम में पर्वत, पठार और ज्वालामुखी का विकास, और तब जलप्रपात और डेल्टा का विकास, तब जलप्रपात और डेल्टा का विकास होता है, जलप्रपात और डेल्टा का विकास होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा ज्वालामुखी और पर्वत का विकास है वो इंटरनल फोर्स के कारण होता है, और जलप्रपात और डेल्टा का विकास है वो बाहरी बल के कारण होता है। ध्यान रख सकते हैं इसको, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी इतना ही याद करके रख लीजिए कि पृथ्वी का विकास का जो क्रम है, पृथ्वी पर जो संरचनाएं बनी, तो उसमें सबसे पहले क्या बना? महाद्वीप और महासागर का तल, कल पढ़े थे ना तल, सब क्लियर है। दूसरा भाग फिर बनता है पर्वत, ज्वालामुखी, ये दूसरे क्रम में बनता है, और तीसरे क्रम में बनता है वाटरफॉल, डेल्टा इत्यादि। अब हम पृथ्वी के ऐतिहासिक विकास को विभिन्न भागों में बांट कर देखेंगे, तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। पृथ्वी के इतिहास को कालक्रम के अनुसार, पृथ्वी के विकास को कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। आ जाइए, 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पृथ्वी के ऐतिहासिक विकास को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है आयंस। पहला क्या है? आयंस। एरो, ईरो, ये लिखा हुआ है यहां, आयंस, ईरो, पीरियड और इपोक।
इसी 4 भाग में हम लोग पृथ्वी के विकास को बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, आयंस, दूसरा ईरो, तीसरा तीसरा पीरियड, और चौथा इपोक। इस क्रम को भी याद रखिएगा। आयंस के बाद क्या आता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद इपोक। इस चारों क्रम को याद रखिएगा। IEPE, IEPE। तो कभी सजाने के लिए दे दे कि पृथ्वी का ऐतिहासिक क्रम, तो पहला क्या होगा, आयंस, फिर ईरा होगा, एरा, फिर होगा पीरियड, और फिर होगा इपोक। तो इस तरह से। लेकिन हम लोग को जानकारी क्या चाहिए, पीरियड के विषय में। हम लोग को जानकारी क्या चाहिए, पीरियड के विषय में। तो लिखेंगे, उल्लेखनीय है कि आयंस 3 प्रकार के हैं। आयंस, पृथ्वी के इतिहास में 3 आयंस हुए। पृथ्वी के विकास में 3 आयंस हुए। पहला पहला हेडियन, 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 थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लो। हेडियन, दूसरा आर्कियन, दूसरा आर्कियन, और तीसरा फेनेरो, फेनोरोजोइक, फेनोरोजोइक। हिडियन, आर्कियन, फेनोरोजोइक। हिडियन, आर्कियन और फेनोरोजोइक। ये पुराने से लेकर नए क्रम है। पुराना क्रम क्या है, हिडियन, हिडियन के बाद आर्कियन, और उसके बाद पेरियोजोइक, फेनोरोजोइक। अब लिखेंगे नेक्स्ट। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि एरा या कल्प को, एरा या कल्प को, एरा या कल्प को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। एरा या कल्प को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला क्वांटरनरी, 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 क्वांटरनरी। दूसरा सीनोजोइक, सीनोजोइक, सीनोजोइक। तीसरा मेसोजोइक, मेसोजोइक, मेसोजोइक। चौथा पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, पेलियोजोइक। अब ये सब कब से कब तक का है, ये सब कब से कब तक का। जैसे 10 मिलियन पहले, तो 10 मिलियन पहले होगा क्वार्टरनरी। 10 से 250 मिलियन वो होगा सीनोजोइक। 250 से आपका उससे ऊपर वो होगा मेसोजोइक। अब 570 से ऊपर, 570 मिलियन से ऊपर वो हो जाएगा पेलियोजोइक। ये जो पृथ्वी का ऐतिहासिक क्रम है, इसको भी ध्यान रख सकते हो। कहां से कहां तक है, एरा में क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी के बाद सीनोजोइक, सीनोजोइक के बाद मेसोजोइक, और एरा पे टिक लगाओ, एरा पे टिक लगाइए। अब लिखिए, अब लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, इस कड़ी में मेसोजोइक सबसे महत्वपूर्ण है। मेसोजोइक सबसे महत्वपूर्ण है। मेसोजोइक सबसे महत्वपूर्ण है। मेसोजोइक सबसे महत्वपूर्ण है, जो 65 मिलियन से 265 मिलियन के बीच है। जो 65 मिलियन से 265 मिलियन के बीच है।
ठीक है, जिसे जिसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जिसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला पहला ट्राई ट्राई ट्राइजिक 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 एरा, एरा है ये, कल्प है। ट्राइजिक एरा में क्या हुआ? ट्राइजिक एरा में रेंगने वाला जीव का विकास हुआ, तो लिखेंगे रेंगने वाला जीव का विकास हुआ। ट्राइजिक एरा में रेंगने वाला जीव का विकास हुआ। ट्राइजिक एरा में रेंगने वाला जीव का विकास हुआ। ठीक है, अब सुन लीजिए, ये तो पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी चाहिए कि मेसोजोइक एरा को 3 भागों में बांटते हैं, ट्राइजेरिक, जुरेसिक और क्रिस्टेशियस। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? जुरेसिक। अक्सर क्वेश्चन बनाए होंगे अभी तक, कभी थोड़ा बहुत भी तो देखे होंगे, डायनासोर का विकास किस युग में हुआ? तो युग कल्प तो है मेसोजोइक, लेकिन उसका जो खंडन दे देगा तो क्या हो जाएगा? जुरेसिक। ये मेसोजोइक का ही पार्ट है। कौन? जुरेसिक। तो याद रखिए पहले जुरेसिक, आइए तो मेसोजोइक का काल है ही। तो यदि मेसोजोइक दिया 4 दे देगा ना, मेसोजोइक पोलियोजोइक सब दे देगा तो वहां पे फंस जाइएगा। तो मेसोजोइक का ही नहीं पार्ट है, तो लिखेंगे दूसरा है जुरेसिक। इस युग में डायनासोर डायनासोर का विकास हुआ। इस युग में डायनासोर का विकास हुआ और लुप्त भी हो गया, और डायनासोर लुप्त भी हो गया, और डायनासोर लुप्त भी हो गया, डायनासोर लुप्त भी हो गया। ठीक है, अभी एक दिन यूट्यूब लाइन में एक क्वेश्चन बनवा रहे थे कि हाल ही में कहां पे डायनासोर के अवशेष मिले, बता रहे थे ना। कौन बताएगा? बताइए प्रकाश जी, आप तो रेगुलर रहते हैं उस पर। अमेजन में। वेरी गुड। अमेजन में आपका डायनासोर का हाल में ये करेंट भी हुआ, समसामयिक ज्योग्राफी भी हुआ। ठीक है कि नहीं? और इसको याद रखना चाहिए, डायनासोर के कहीं अवशेष वगैरह इंडिया में भी मिलेंगे तो आपको याद करके रखना होगा करंट के दृष्टि से। चलिए खैर, अब डायनासोर से हम बाहर निकलते हैं। तीसरा युग हमारा कौन सा है? क्रिस्टेशियस। तो लिखिएगा क्रिस्टेशियस। इस युग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस युग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है, ओके। और भारत में कराकोरम पर्वत, दक्कन ट्रैप, और भारत में कराकोरम पर्वत, कराकोरम पर्वत, दक्कन ट्रैप और पश्चिमी घाट की उत्पत्ति हुई। और पश्चिमी घाट की उत्पत्ति हुई। और पश्चिमी घाट की उत्पत्ति हुई किस युग में? क्रिस्टेशियस में। किसके क्रिस्टेशियस में? मेसोजोइक के। ठीक है, तो टिपिकल क्वेश्चन यदि आएगा स्थल मंडल में तो ये सभी काम दे देगा आपको। डायनासोर तो काम देता ही है, वो तो ऐसे भी पूछता है आपको। रेलवे वगैरह की, एसएससी की परीक्षा वगैरह में जिसका कोई सिलेबस स्टेबल नहीं है, एस्टेब्लिश्ड नहीं है, वहां भी पूछता है कि डायनासोर किस युग से संबंधित है। ठीक है कि नहीं? तो मेसोजोइक और जुरेसिक, तो जो दे दे परीक्षा में उस पर टिक लगा दीजिएगा। अब आइए, तीसरा आपका युग है। तीसरा है कौन सा? सीनोजोइक।
पेलियोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन और इयोसिन, ये 4 भाग में बटा हुआ है। तो लिखेंगे नेक्स्ट युग, नेक्स्ट कल्प लिखेंगे सीनोजोइक। सीनोजोइक, मेसोजोइक के बाद सीनोजोइक आता है। सीनोजोइक जिसके 4 भाग है, सीनोजोइक के 4 भाग है, पिलियोसिन, मायोसिन, पिलियोसिन, पिलियोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन और इयोसिन। पिलियोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन और इयोसिन, ठीक है, सिन इत्यादि। आप तो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? हिमालय, हिमालय पढ़े थे ना। और हिमालय में मैंने पढ़ा था कि हिमालय के 3 भाग हैं। कौन कौन से हिमालय के 3 भाग बताया था? महान हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे पर्वतपदीय हिमालय। तो कहे थे कि महान हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ओलिगोसिन में, और मध्य हिमालय की मायोसिन में, और सबसे नीचे प्लियोसिन में, सब बताए थे। वही तो है। तो इस युग में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको थोड़ा सा लिख लेना है, तो लिखेंगे। पिलियोसिन में, पिलियोसिन में, पिलियोसिन में, पिलियोसिन में हिमालय के, हिमालय के शिवालिक, शिवालिक, मायोसिन में मध्य हिमालय, मायोसिन में मध्य हिमालय, मायोसिन में मध्य हिमालय, और यो और ओलिगोसिन में, ओलिगोसिन में महान हिमालय की उत्पत्ति हुई। ओलिगोसिन में, ओलिगोसिन में महान हिमालय की उत्पत्ति हुई, महान हिमालय की उत्पत्ति हुई। ओलिगोसिन में महान हिमालय की उत्पत्ति हुई। एक क्वेश्चन एक बार बीपीएससी का सेक्शन ऑफिसर पूछे हुए है कि किस युग में हिमालय के विभिन्न श्रेणियों का विकास हुआ? क्वेश्चन चेंज हो गया? क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक ही है। विभिन्न श्रेणी क्या है? विभिन्न श्रेणी क्या है? महान, मध्य और किस युग में हुआ? सीनोजोइक। किस युग में हुआ? तो चुन सकते थे कि नहीं चुन सकते थे? याद रहेगा तो चुनने में कितना आसान है कि हिमालय के विभिन्न श्रेणियों का निर्माण, या नवीन, एक और भी एग्जाम्पल आपको बताए थे एकदम एक ही बार में, हुंडा हुंडी। नवीन मोरदार पर्वत जितने हैं वो सभी सीनोजोइक एरा के हैं। एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो वहां लिख लीजिए, भूलेंगे नहीं कि नवीन मोरदार पर्वत, 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 ये सभी सीनोजोइक एरा के, सीनोजोइक एरा के सीनोजोइक एरा के, जैसे हिमालय। हिमालय कहाँ है? भारत में। दूसरा रॉकी, रॉकी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। रॉकी उत्तरी अमेरिका, जैसे रॉकी उत्तरी अमेरिका, रॉकी उत्तरी अमेरिका, ठीक है।
इसके बाद एंडीज, 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 अरे वर्टिकल लिखो, वर्टिकल, एंडीज दक्षिण अमेरिका, ठीक है। एटलस मोरक्को, एटलस, एटलस मोरक्को, मोरक्को। आल्प्स, आल्प्स, आल्प्स है यूरोप में, आल्प्स है यूरोप में, आल्प्स है यूरोप में, ठीक है। आल्प्स कहां है? यूरोप में। तो सभी मोरदार पर, अब तो हिमालय से भी निकल गया बाहर। एक साथ कुछ नए तथ्य भी पढ़ लिए कि एंडीज कहाँ है, ये भी मिलाने में दे सकता है कि एंडीज, आल्प्स स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा विस्तारित है आल्प्स। एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी आपका उत्तरी अमेरिका में है, आल्प्स आपका यूरोप में है, एटलस आपका मोरक्को अफ्रीका में है। इसके बाद हो गया हिमालय आपका इंडिया में है। ये सभी आपके नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण है। और ये नवीन मोरदार पर्वत का संबंध किस एरा से है? तो सीनोजोइक से। तो पृथ्वी का इतिहास का क्रम मेसोजोइक, सीनोजोइक। एक इसको भी याद रखिएगा, इसको इसीलिए याद रखिएगा कि इसका क्वाटरनरी का जो चतुर्थ कल्प का जो प्लिस्टोसीन है, उसी में गंगा का विकास होता है, गंगा के मैदान का विकास होता है। और जो बीपीएससी एक दो बार पहले भी पूछे हुए हैं, इसलिए आपको इसको याद करके रखना चाहिए। तो लिखिएगा नेक्स्ट, क्वाटरनरी चतुर्थ कल्प। क्वाटरनरी चतुर्थ कल्प के दो भाग हैं, एक है प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, एक है प्लिस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। होलोसीन, होलोसीन हुआ ये, होलोसीन हुआ जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। अब प्लिस्टोसीन हुआ जो हिम युग था, प्लिस्टोसीन हिम युग। भारत में गंगा के मैदान का निर्माण लिख देंगे, ध्यान रखें। भारत में गंगा के मैदान का निर्माण, गंगा के मैदान का निर्माण, गंगा के मैदान का निर्माण प्लिस्टोसीन के युग में हुआ। प्लिस्टोसीन के युग में हुआ, ठीक है। किसके युग में हुआ? प्लिस्टोसीन के युग में हुआ। और वर्तमान में हम लोग लिख देंगे, वर्तमान में हम लोग, और वर्तमान में हम लोग, वर्तमान में हम लोग होलोसीन युग में रह रहे हैं। होलोसीन युग में रह रहे हैं। होलोसीन युग में रह रहे हैं, ठीक है। बस गंगा के मैदान पे टिक लगा लीजिए कि यदि क्वेश्चन पुनः रिपीट हुआ तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और किस कल्प का है? चतुर्थ कल्प का। चतुर्थ कल्प पर टिक लगा लीजिए। गंगा का मैदान का निर्माण किस कल्प में हुआ है? क्वाटरनरी या चतुर्थ कल्प में हुआ है। तो एक साथ आपने दो तीन बातों को बहुत आराम से देख लिया, मेसोजोइक को, सीनोजोइक को, दो को मुख्य रूप से, और साथ में लास्ट में जो क्वाटरनरी चतुर्थ कल्प है जिसके दो भाग हैं, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। प्लिस्टोसीन गंगा का मैदान, हिम युग, और आज जिस वर्तमान युग में हम लोग रह रहे हैं वो होलोसीन युग है। इन्हीं के साथ, इसी के साथ हमारी पृथ्वी की ऐतिहासिक क्रम, विकास का ऐतिहासिक क्रम क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहां? अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। ऊपर लिखाए थे ना कि स्थल मंडल को हम लोग कई भागों में बांटकर देखते हैं। तो कई भाग क्या था? एक ऐतिहासिक क्रम और आंतरिक संरचना, दूसरा चट्टान,
तीसरा भूकंप, चौथा ज्वालामुखी और पठार, यही ना है। ठीक है, तो इसी 4-5 खंडों में हम लोग स्थल मंडल को देख लेंगे, खत्म हो जाएगी बातें। तो सबसे पहले अब आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो लिखिएगा पृथ्वी का आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना देखो, हमको यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करना है तो दो मुख्य सोर्सेज होता है, या यूं कहिए कि तीसरा भी है, लेकिन सबसे पहले दो कौन है? एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर, दाब, और तीसरा है घनत्व। इसी 2-3 आधार पे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के निम्नलिखित स्रोत है। निम्नलिखित स्रोत है। निम्नलिखित स्रोत है। पहला है टेम्परेचर। पहला है टेम्परेचर। आप लोग पढ़े, कहां पढ़े? वायुमंडल में, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं क्षोभ मंडल में, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। लेकिन पृथ्वी में उल्टा है, पृथ्वी में 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो लिखिए, पहला है तापमान। तापमान लिखे ना, लिखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रत्येक 32 km के गहराई से तक, प्रत्येक 32 km के गहराई तक 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की त्रिज्या, उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की त्रिज्या उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6300 किलोमीटर के आसपास है। पृथ्वी की त्रिज्या 6300 किलोमीटर के आसपास है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 2 स्रोत होते हैं। मुख्यतः 2 स्रोत हैं। कौन कौन से 2 स्रोत हैं? एक है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है? नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। नीचे जाइएगा कितना? और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? ये भी एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा है दाब। दूसरा क्या है? दाब। 2 स्रोत है तो एक है दाब। लिखिएगा दाब। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब में वृद्धि होती है। दाब में वृद्धि होती है, इसलिए पृथ्वी के अंदर कोई भी वस्तु, इसलिए पृथ्वी के अंदर कोई भी वस्तु तरल अवस्था में नहीं होता है। तरल अवस्था में नहीं होता है। तरल अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, तरल अवस्था में। तो किस अवस्था में होता है? अर्ध पिघली अवस्था में होता है। आधा पिघला हुआ रहता है, अर्थात अर्ध पिघली अवस्था में, अर्ध पिघली अवस्था में होती है।
अर्थात अर्ध पिघली अवस्था में होती है। अर्ध पिघली का मतलब आधा पिघला हुआ। तीसरा घनत्व। घनत्व घनत्व क्या है? पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, कौन बताएगा? ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बचपन में ही पढ़ते होंगे। 5.5 है। अब पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व में अंतर होता है, 2.7 है। तो पहले ये लिखिए, पृथ्वी का घनत्व 5.5 होता है, जबकि ऊपरी भाग का घनत्व 2.7 है। और कोर का घनत्व और कोर का घनत्व और कोर का घनत्व 11 से 12 होता है। कोर का घनत्व 11 से 12 होता है। 11 से 12 होता है। आप पूछिए सर ये कोर क्या है? ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी की जो बाहरी संरचना होती है वो क्या है? क्रस्ट है। बीच का मेंटल है। ये क्या है? ये कोर है। अंदर की संरचना क्या है? कोर। इसका घनत्व अधिक होगा कि इसका? इसका अधिक होगा, 11 से 12। ठीक है, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। ऊपरी घनत्व कितना होगा? 2.7। ऐसे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। तीनों चीज याद रखिएगा। अब आइए, वो तो आ ही रहे हैं। अब चौथा स्रोत लिखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए भूकंप तरंग, भूकंप तरंग सबसे बेहतर साधन है। भूकंप तरंग सबसे बेहतर साधन है। सबसे बेहतर साधन है। स्पेस के अनुसार, स्पेस एडवर्ड स्पेस, तुम लिख लो अच्छे से। एडवर्ड स्पेस के अनुसार, 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 स्पेस के अनुसार भूकंप तरंग के आधार पर, भूकंप तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, भूकंप तरंग के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी। पहला क्या है? प्राइमरी। पहला है प्राइमरी। प्राइमरी ये तीनों माध्यम से गुजरती है। तीनों माध्यम का मतलब ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम से गुजरती है। ये तीनों माध्यम से गुजरती है। तीनों माध्यम से गुजरती है। दूसरा है सेकेंडरी। यह तरंग माध्यम वर्ग से नहीं गुजरता है। यह तरंग माध्यम से नहीं गुजरता है। माध्यम से नहीं गुजरता है। ठीक है। और तीसरा तरंग है सरफेस वेव, जो कम घनत्व के चट्टान से होकर गुजरता है। सरफेस वेव या इसको लव वेव भी कहते हैं। यह कम, यह
कम घनत्व के चट्टान से होकर गुजरता है। ठीक है, होकर गुजरता है, या कम घनत्व के चट्टान से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है। तो यही चार माध्यम है, चार स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का। उसमें एक महत्वपूर्ण, सशक्त महत्वपूर्ण कौन है? भूकंपीय तरंग है। उसके तीन प्रकार है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस या लब। प्राइमरी तरंग ही याद रखना है कि तीनों माध्यम से होकर गुजरता है, और तो सब कॉपी भरने वाला तथ्य है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप तक पहुंचाया गया है। अब इसी क्रम में हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीन भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अभी लिखे भी थे, तो पहले पिक्चर बना लो, अब लिखो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीन भाग होते हैं, अभी बनाए थे ना। क्रस्ट, 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 अच्छा आगे घुसक गया, चलो ठीक कर देते। ठीक है, सबसे ऊपर है क्रस्ट, इसके बाद है मेंटल, उसके बाद है कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर में सबसे पहले क्रस्ट को जानिए। तो लिखिएगा, यह सबसे ऊपरी परत है, यह सबसे ऊपरी परत है। यह सबसे ऊपरी परत है। क्या था घनत्व इसका बताओ? अभी पढ़े थे ना, 2.7, जिसका घनत्व 2.7 है। इतना जल्दी मत भूला जाइए। जिसका घनत्व 2.7 है। ये किस चीज का बना होता है पहले यह बताइए? सियाल का बना होता है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो लिखेंगे क्रस्ट सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। 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 बस आप दो ही बात याद रख लीजिए, और सब कॉपी भरने वाला है कि महाद्वीपीय क्षेत्र में इसकी मोटाई 12 किलोमीटर तक होता है। सब कॉपी, हाँ कॉपी में लिखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन पूछता है दो ही, एक इसका घनत्व और दूसरा इसका कि किस तत्व से मिलकर बना है। तो किस तत्व से मिलकर बना है? ये सिलिकॉन, सियाल याद रखिए, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऐसा नहीं बनाते समय सिलिकॉन और मैग्नीशियम पे टिक लग जाए, तो सब किया धराया बेकार। तो सियाल, क्रस्ट, सियाल, तो क्रस्ट किसका बना हुआ है? सियाल का। क्रस्ट किसका बना हुआ है? सियाल। अभी केमिस्ट्री पढ़े हैं जस्ट, इतना तो अकल होगा ही कि एल हुआ एल्युमिनियम, SI हुआ सिलिकॉन, और सब सेमीकंडक्टर है। और उसका एक मैराथन वीडियो भी बना के भेज दिया गया है, 13, 14, 15 घंटे का। ठीक है कि नहीं? मतलब आप कान में लगाकर समयबद्ध तरीके से उसको 2-3 बार सुन करके केमिस्ट्री को और मजबूत भी कर सकते हैं। सारा उपाय करके आपको इसी तरह से हिस्ट्री का भी मैराथन आपका चला जाएगा, ज्योग्राफी का भी, सब जो जैसे जैसे हो रहा है उन सबको आपको भेज दिया जाएगा। अब आपका ये काम है, आप कहिए सर कब हम लोग देखें, कब सुने, वो तो टाइम मैनेजमेंट आपका काम है ना। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। दूसरा है क्रस्ट के बाद मेंटल, तो लिखिएगा मेंटल। मेंटल यह सीमा का बना है,
यह सीमा का बना है, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है, और इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है, और इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। प्रकाश जी इसके बाद कितना बढ़िया से अलंकरण करके भेज देंगे आपको, फोटो उठो, अभी जितना अच्छा फोटो लगा है उससे बढ़िया वो सियाल सीमा का बनाकर भेज देंगे। नहीं, कितना आकर्षक हो जाता है। देखिए क्लास में ये भी लिखता है, क्लास में आप भी लिखते हैं, आपका ऐसा लगता है कि नित्य क्रिया से निर्मित है कॉपी, कि सुबह सुबह का सारा अकोर बकोर उसी पे किया है आपने। इनकी कॉपी देखिए कितनी साफ सुथरा होती है। चंदन जी उधर लिखते हैं, हिस्ट्री भेजते हैं, उनकी भी रात के 12 बजते बजते, कल मैं भुला गया तो जब मैं सोने जा रहा था तब मैं भेजा आप लोगों को। उधर से 2-3 लड़कों ने प्रणाम भेजा, अच्छा लगा कि 2-3 लड़का पढ़ रहा है। कुछ लड़कों ने दिल भेजा, और अच्छा लगा कि चलो दिल में बसे हुए हैं। ठीक है कि नहीं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि मास्टर यदि कुछ भेजते हैं तो उधर से क्या भेजता है, लाल दिल। वो तो अच्छा है कि लाल, कुछ काला भी भेजता है आजकल। अब पता नहीं हमको उसका कि नया अर्थ क्या है। अच्छा, काला प्रणाम करता है, प्रणाम पहले होता है ना पीला में रहता है, अब काला वाला में भी रहता है। विशेष तो आप ही लोग, उसका क्या नाम मतलब है काला प्रणाम का? हाँ, आचार्य जी ज्यादा समझते होंगे। चलिए ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है, ठीक है कि नहीं, मूल बिंदु यह है कि हमने बताया कि मध्य में सियाल सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है, और इसका घनत्व तो कम होगा कि ज्यादा होगा? ऊपर से जैसे जैसे भीतर जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। तो इसका घनत्व होगा 3.7, लिखेंगे इसका घनत्व है 3.7, घनत्व है 3.7। ठीक है, मोटाई है, मोटाई है 2900 किलोमीटर मोटाई है। चलिए, तो सियाल किसका बना हुआ है? सियाल क्रस्ट, क्रस्ट किसका बना है? सियाल का। मेंटल, मेंटल, अब आ जाओ कोर, अब क्या आ जाएगा? कोर आ जाएगा, तो लिखिए कोर। लिखेंगे यह, इसकी गहराई पहले सबसे अंदर है, इसकी गहराई 6300 किलोमीटर है, इसकी गहराई 6300 किलोमीटर है। और यह निकेल और आयरन का बना होता है। ठीक है, निकेल और आयरन होता है, जिसके कारण इस परत का घनत्व, जिसके कारण इस परत का घनत्व, जिसके कारण जिसके कारण इस परत का घनत्व सबसे अधिक 12 होता है। 11 से 12 होता है, देखने लगा, तुरंत देखने लगा। 12 लिखाए थे ना, 11 से 12, तो देखने की क्या जरूरत है? 12 होता है। ठीक है, तो 3 बातें ध्यान रखना है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, आंतरिक संरचना के 3 भाग है। सबसे ऊपरी क्रस्ट है, बीच में मेंटल है, उसके बीच में सबसे अंदर कोर है। कोर नीफे का बना है, इसलिए उसका घनत्व अधिक है, निकेल और आयरन। और साथ में पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है,
किसी चीज को खींचने की जो शक्ति है वो किस कारण से है? मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों है? क्योंकि उसमें कोर में आयरन है, उसके कोर में आयरन है, इसीलिए पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। समझे बात? समझे कि नहीं समझे? तब ऐसा नहीं कहेगा कि सर जो है सो हम भी किसी को खींच लेते हैं, तो क्या हमारे अंदर भी मैग्नेट है? अब तुम्हारा साइंस तो तुम ही जानेगा, हम तो ज्योग्राफी पूछता है, ज्योग्राफी बुझा रहे हैं, बात खत्म है। तुम्हारा साइंस तुम जानो। मूल बिंदु यह रखिए कि जैसा कि हमने अभी आपको बताया क्रस्ट मेंटल और कोर, इसका निर्धारण किसने किया था? इसका निर्धारण क्या था? ग्रैक्ट ने। किसने किया था? तो नोट में लिख देंगे, नोट में। आंतरिक संरचना का क्रस्ट मेंटल कोर में निर्धारण ग्रैक्ट ने किया। ग्रैक्ट, ग्रैक्ट ऊपर लिखा भी हुआ है, ग्रैक्ट। देखो को अंग्रेजी में ही लिख दो, GRACT। ठीक है, ग्रैक्ट ने किया। किसने किया? ग्रैक्ट ने किया। बस, तो नोट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में तीन बातें जानना है। एक जानना है डिसकंटिन्यूटी क्या किसे कहते हैं? हिंदी में उसको कहते हैं असंबद्धता। वहां पे लिखा भी हुआ है कि असंबद्धता होती है कि दो परत के बीच का संक्रमण क्षेत्र असंबद्धता कहलाती है, डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोह। मोह डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच होता है? तो मोह डिसकंटिन्यूटी निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में होता है, और ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए इसको समझाना है। तो समझाने के लिए पहले क्या समझाना पड़ा? असंबद्धता क्या होता है। तो असंबद्धता क्या है कि दो क्षेत्र है, मान लो ये दो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये संक्रमण क्षेत्र है, और इसी संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अब ये दो परत में एक है मोह डिसकंटिन्यूटी, एक होता है मोह स्केल। कौन बताएगा मोह स्केल क्या होता है? पीएच स्केल पढ़े हो ना जी? तो पीएच स्केल क्या होता है? किसी सॉल्यूशन का एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल नेचर का पता लगाते हैं। मोह स्केल क्या होता है? बस चुप। अरे आपको तो भोजन करने से फुर्सत है नहीं श्रीमान, आपको। आप कल जो मुलाकात हुई थी भोज में, अरे यार देखो, ठीक है कि नहीं? तो आप लोग को भोजन से फुर्सत मिले तब ना। सर आप भी तो भोज में थे। अरे हमारा तो उम्र है, अब तो हमारा समाज को निभाने का उम्र है, सामाजिकता का। सर तो हम लोग भी क्या करते सर, पिताजी नहीं थे तो भोज में हम ही को जाना था, मोहल्ला के थे। नहीं नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, ठीक है। पहले आप ये बताइए कि मोह स्केल क्या है, बताइए। अरे कुछ नहीं है, चट्टान की कठोरता जिस स्केल से मापते हैं उसको मोह स्केल कहते हैं। चट्टान पिछले बार भी लिखाए थे, लेकिन यहां रहे तब ना, टिकता कहां है, गायब कर देते हैं। चट्टान की कठोरता, ठीक है, जिस स्केल से मापते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मोह स्केल कहते हैं। कॉपी के ऊपर में पहले लिख लो, कॉपी के ऊपर में जगह है तो लिखो पहले, नहीं तो भुला जाएंगे हम फिर। मोह स्केल से चट्टान की कठोरता मापते हैं। प्रभात जी मार रहे थे तुक्का, मोह मोह से कर रहे थे, मोह मोह से होता है। कहां आपका चट्टान है या कहां आपका सोना है, ठीक है। हम्म, लिख लिए? क्या लिखे? चट्टान की
चट्टान की किससे मापते, किससे मापते, किससे मापते, अब पीएच स्केल से, किसी सॉल्यूशन की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता, ठीक है कि नहीं। जिसका छूट गया आप वीडियो देखिए, उसका पुनरावृत्ति अब सितंबर तक संभव नहीं है, ठीक है, पहले ही कहा जा चुका है, इस बात को ध्यान में रखिए। वीडियो देख लीजिए, नोट्स लगातार हम आपके ग्रुप पे हर महीना 15 दिन पे भेजते रहते हैं, उससे पढ़िए। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब मूल बिंदु क्या है भाई, तो मूल बिंदु है असंबद्धता। दो परत के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। तो लिखेंगे दो परत के बीच, ये लिख लिए ना, अच्छा अब लिखिए मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता क्या है, निचले क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल के बीच यह स्थित होता है। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच स्थित होता है। कौन, कौन, मोह। दूसरा क्या है, गुटेनबर्ग। लेकिन परीक्षा में आपका क्या आएगा, मोह। तो सर गुटेनबर्ग छोड़ दे, हाँ छोड़ना तो कुछ नहीं है, जो लिखा दे उसको याद तो रखना होगा, लेकिन हाँ फोकस किस पे रखना है, फोकस किस पे रखना है, मोह पर, कि निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल। लेकिन याद यह भी रखना चाहिए, और वह है गुटेनबर्ग असंबद्धता। यह निचले मेंटल, मेंटल है और ऊपरी कोर के बीच रहता है। निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच रहता है, ऊपरी कोर के बीच रहता है। ठीक है, ओके। इन्हीं शब्दों के साथ बूस्टर फैक्ट नंबर 2, 3 समाप्त हुआ। तीसरा बूस्टर फैक्ट लिखिए, मेंटल का भाग स्टेनोस्फेयर है। मेंटल का भाग स्टेनोस्फेयर है, स्टेनोस्फेयर है, स्टेनोस्फेयर है। स्टेनो लिखो ना, AESTHENO, स्फीयर का SPHERE, स्टेनोस्फेयर है। तो यदि पूछेगा कि स्टेनोस्फेयर कहाँ है, तो मेंटल के भाग है। किसका भाग है, जो 100 से 300 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र है, जो 100 से 200, 100 से 300 किलोमीटर बीच का क्षेत्र है, एवं ज्वालामुखी मैग्मा का स्रोत है, एवं ज्वालामुखी मैग्मा का स्रोत है। ज्वालामुखी मैग्मा, मैग्मा किस में निकलेगा, ज्वालामुखी में। तो हम तो और स्पष्ट कर दिए, ज्वालामुखी मैग्मा का स्रोत है। एक लाइन जरूर याद रखना, इसे दुर्बल मंडल कहते हैं, क्योंकि भूकंप तरंग जो होता है यहां कम हो जाता है, भूकंप तरंग की गति कम हो जाती है, इसलिए इसको दुर्बल मंडल कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि दुर्बल मंडल कौन सा है, ए ट्रोपोस्फेयर, 2 लिथोस्फेयर, 3 स्टेनोस्फेयर, 4 स्ट्रेटोस्फेयर। तो आज ना स्टेनो, परीक्षा तक तो वो स्टेनो चला जाएगा स्ट्रेटो में, ठीक है कि नहीं। आज दुर्बल मंडल तो पता नहीं कहां पे रहेगा, किस कोना में बेचारा दुर्बल, नाम भी दुर्बल है इसका। तो लिखेंगे इसे दुर्बल मंडल कहते हैं, क्योंकि यहां भूमि तरंग की गति धीमी हो जाती है। इतना तोड़ के बताते हैं फिर भी गड़बड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, इसे दुर्बल मंडल भी कहते हैं। किसे, स्टेनोस्फेयर को, किसे,
क्यों? क्योंकि यहां भूकंप की गति कम हो जाती है, भूकंप की गति कम हो जाती है। नेक्स्ट अन्य बातें, सेकेंडरी तरंगे केवल ठोस में चलती है और यह एक अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। सेकेंडरी तरंगे पढ़े थे ना भूकंप में, इस तरंगे तीनों माध्यम में कौन चलती है? सेकेंडरी केवल ठोस में और अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। अनुप्रस्थ तरंग कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है ऐसी तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ कहते हैं उसको। तो लिखेंगे यह अनुप्रस्थ तरंग के समान होता है, अनुप्रस्थ तरंग के समान होता है। पी तरंगे क्रस्ट मेंटल कोड तीनों से होकर गुजरता है। नोट, पी तरंगे क्रस्ट मेंटल और कोर तीनों से होकर गुजरता है, तीनों से होकर गुजरता है, तीनों से होकर गुजरता है। और यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इस ज्योग्राफी के बाद क्योंकि खत्म हो रहा है तो फिजिक्स ही देंगे, और बायोलॉजी सुजीत सर भी पढ़ा रहे हैं और हम भी बायोलॉजी में आपके साथ रहेंगे 2 से 3 दिन। तो एक साथ हमारी विज्ञान भी तेजी से आगे बढ़ जाएगी मेजर पोर्शन में, और जहां हिस्ट्री समाप्त होगा वहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को डाल देंगे। और लास्ट टाइम में इकोनॉमिक्स का जो 4-5 कक्षा महत्वपूर्ण होती है वो दे देंगे। और करेंट मिसलेनियस तो अभी टाइम है, फरवरी तक का, मार्च तक का तो कर चुका हूँ, उसके बाद का आपका विशेष है तो अभी चलने दीजिए। अप्रैल मई या किसी दिन, हालांकि तैयारी करके रखा हुआ हूँ, किसी दिन सब्जेक्ट पढ़ाने का मूड नहीं हुआ तो सूचना चली जाएगी कि आज करंट की, मार्च अप्रैल की और मई की कक्षा होगी। अब तो मई भी समाप्ति की ओर है, ठीक है कि नहीं? तो तैयार रखिए अपना करंट और मिसलेनियस को भी। रोज आपके समक्ष होता, अभी यूट्यूब लाइव पर 2-3 दिन के बाद, ठीक है कि नहीं, 2-3 दिन के बाद आपको करंट का 50 क्वेश्चन का बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जाएगी। और उस दिन लिख दी जाएगी कि आज सिर्फ, जैसे अभी विज्ञान चल रहा है और विज्ञान में अभी 4-5 दिन से मैं बायोलॉजी को फोकस किया हुआ था, साथ में आज केमिस्ट्री को फोकस करूंगा, और 21 और 22 को अरस्तु सर के द्वारा फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके विज्ञान को भी पकड़ बनाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, कदम से कदम मिलाते चलिए। आपका तो खैर भगवान ही मालिक है, आगे चलिए। अरे जो काम, जो आपको सूचना दी जाए वो सब कमीशन का भाग है, आप नहीं करेंगे तो आप जिम्मेवार हैं। मनुष्य तो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। देखो उसको, उस लड़की को, पल्लवी को, अपने पति बाल बच्चों को छोड़ करके दिन रात मेहनत कर रही है। अब रोने नहीं लगना, ठीक है कि नहीं? अब ऐसा नहीं, इन लोग के साथ दिक्कत यह होती है कि थोड़ा सा भावुक शब्द कह दो कि टपाटप निकलना शुरू हो जाता है। तो रोना नहीं है इस सब के लिए, ठीक है? अरे तुम लोग क्या हंसती हो? ना पति है, ना बाल है, ना बच्चा है, ठीक है? नल्ला हो, नल्ली हो अभी तुम लोग के लिए क्या है? ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, तुम दोनों पीछे क्यों बैठी हो जी? आगे ना बैठना चाहिए, तब ना पूछताछ करेंगे, इसलिए तो सर पीछे बैठे हैं, क्या पूछने लगते हैं। चलिए ठीक है, कहा थे हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। तो दोनों तरंग समझ में आ गया ना? ठीक है, पी तरंग तीनों में, क्रस्ट मेंटल कोर तीनों में प्रवाहित होता है। एक और लिखिएगा, भूलेंगे नहीं, क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है 47%। उसके बाद सिलिकॉन और अल्युमिनियम है। क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन सिलिकॉन और अल्युमिनियम है। देखो फिर देखो, कल जैसे एक क्वेश्चन गड़बड़ किए थे यूट्यूब लाइव में, कौन सा क्वेश्चन गड़बड़ किए थे प्रकाश जी?
पूछे थे कि एक्सप्रिएशन में, माने जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना रहता है, तो सब 21% मार रहा था। तो वायुमंडल का जो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो 21 है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो 17% है। अब फिर ये क्वेश्चन डालेंगे हम कि क्रस्ट में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। आशा है समझ गए, आशा है समझ गए ना कि क्रस्ट में ऑक्सीजन का प्रतिशत 47, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का प्रतिशत 17 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 4। यह भी ध्यान रखिएगा, कल बताए भी थे हम, ठीक है कि नहीं। उस कक्षा को तो अवश्य कीजिए, जैसे भी वो आधा घंटा नहीं, ज्यादा हम ऐसे भी इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि जहां एक्सप्लेनेशन करते हैं वो 1 घंटा हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी क्लास में कर ही देते हैं सब, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा इन बिंदुओं को कि ऑक्सीजन क्रस्ट में 47%, वायु में 21%, एक्सपीरेशन में 17%। तीनों का चूंकि अलग अलग है और आप कंफ्यूजन में गलती करते हैं, इसलिए उसको याद करके रखेंगे। ओके, आपका क्या है नेक्स्ट, क्या लेके आए थे इस दुनिया में, क्या लेके जाओगे, आगे लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक आयतन और द्रव्यमान, सबसे अधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल में होता है। मेंटल में होता है, ठीक है। किसमें होता है, मेंटल में होता है। संपूर्ण पृथ्वी में, नेक्स्ट, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व आयरन है, आयरन है, ठीक है। लास्ट है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, पृथ्वी के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था, वेगनर ने दिया था, वेगनर, वेगनर ने दिया था, वेगनर ने दिया था। इसने बताया कि चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महाद्वीप का विस्थापन पश्चिम की ओर होता है। एक इसका थ्योरी का 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है कि महाद्वीप घिसक रहा है, किधर, पश्चिम की ओर, किस लिए, चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। और दूसरा है कि विषुवत रेखा की ओर महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है, गुरुत्वीय बल के कारण। तो लेकिन आपको इतना नहीं जानना है, आपको जानना है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, नाम से स्पष्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन, किसका विस्थापन, किसने दिया, वेगनर ने दिया। पूछा भी जाता है परीक्षा में, ठीक है कि नहीं, जीके भी है और कहीं भी स्पेशलाइज भी पूछ सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, तो वेगनर ने दिया। उस कंसेप्ट को भी आप समझ गए कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के 2 मूलभूत तत्व हैं। एक है कि महाद्वीप का विस्थापन होता है पश्चिम की ओर, किस लिए होता है, तो चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। और दूसरा है कि विषुवत रेखा से महाद्वीप की ओर विस्थापन चल रहा है, और वो किसके कारण है, तो गुरुत्वीय बल के कारण है। यही है महाद्वीपीय विस्थापन के 2 मूलभूत बिंदु। लास्ट में लिख देंगे, अति महत्वपूर्ण है कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द, प्लेट टेक्टोनिक शब्द, प्लेट टेक्टोनिक शब्द तुजो विल्सन ने दिया, तुजो विल्सन ने दिया, तुजो विल्सन ने दिया, और सिद्धांत मैकेंजी पार्कर,
और सिद्धांत मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दिया। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दिया। हेलो, अच्छा, प्रणाम प्रणाम। एक नंबर नोट कीजिए, बात करिए। 99 551 52654। अच्छा, मेरा सर है, बात करिए। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। कहाँ थे? प्लेट टेक्टोनिक से किसकी उत्पत्ति हुई है? प्लेट टेक्टोनिक से किसकी उत्पत्ति हुई है? हिमालय का। इतना देर के बाद पूरा हिमालय पढ़ लिए, ठीक है, और इतना देर के बाद बोलिए तो कैसे होगा? ठीक है, लिखने का है तो लिखा हुआ है कॉपी में कि प्लेट टेक्टोनिक से हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस शब्द को तू जो विल्सन ने दिया और इस सिद्धांत को मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी का इतिहास समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? चट्टान में। तो लिखिएगा चट्टान। आज दो देखेंगे कि तीन? तीन तो हो ही गया। चट्टान। चट्टान में चलिए, आज सबसे पहले चट्टान ही पढ़िए। चट्टान। चट्टान में क्या क्या पढ़ना है? चट्टान में पढ़ना है कि चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान के प्रकार क्या है, और चट्टान के प्रकार के क्रम में तीनों प्रकार का उदाहरण पढ़ना है। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि बेसॉल्ट किसका उदाहरण है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, संगमरमर किसका उदाहरण है। तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहता है तो गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे पहले तो चट्टान पढ़िए। चट्टान क्या है बताओ, कौन बताएगा चट्टान क्या है? अरे चट्टान खनिजों का मिश्रण है। तो लिखिएगा चट्टान। चट्टान खनिजों का मिश्रण है। खनिजों का मिश्रण है। चट्टान खनिजों का मिश्रण है। खनिजों का मिश्रण है जिसके जिसके दो भाग होते हैं। चट्टान के दो भाग होते हैं। पहले एक होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन होता है रवेदार। और दूसरा होता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री अवसादी। इस रवेदार के भी दो भाग हैं। इस रवेदार के भी दो भाग हैं। लिखेंगे इस रविदार के दो भाग हैं। रवेदार के दो भाग है, एक है आग्नेय और दूसरा है रूपांतरित। ठीक है, पहले क्या लिखे कि चट्टान खनिजों का मिश्रण होता है। दूसरा क्या लिखे कि इसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है रवेदार और दूसरा होता है अवसादी। अवसादी तो अवसादी है ही। रवेदार के दो भाग हैं, आग्नेय और रूपांतरित। तो कुल चट्टान की संख्या कितनी हो गई? तीन हो गई। पहला और आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा रूपांतरित या कार्यांतरित। अब इसी तीन चट्टान को पढ़ना है आपको। तो लिखिए, सबसे पहले पढ़िए आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान
आग्नेय चट्टान। अब ये चट्टान कैसे बनता है? अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने मैग्मा, कहते हैं ना, किससे निकलता है ये मैग्मा? ज्वालामुखी, ज्वाला के मुख से। और ये मैग्मा जब ठंडी हो जाती है, ये मैग्मा जब ठंडी हो जाती है तो क्या बनाएगा? चट्टान बनाएगा। तो लिखेंगे यह चट्टान ज्वालामुखी मैग्मा के ठंडा होकर ठोस ठोस होने से बनती है। ठोस होने से बनती है। ठोस होने से बनती है। ठोस होने से बनती है और इसे जनक चट्टान कहते हैं। इसे जनक जनक चट्टान कहते हैं। जनक चट्टान का मतलब, जनक चट्टान का मतलब है कि सभी चट्टान की उत्पत्ति, जनक क्या होगा? फादर क्या होगा? सभी फादर से ही निकलते हैं, तो सभी चट्टानों की उत्पत्ति किससे हुई है? इसलिए इसको जनक चट्टान कहेंगे। ठीक है कि नहीं? तीसरा बिंदु, यह दानेदार होता है। अभी लिखे थे ना क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मीन्स व्हाट? दानेदार। अभी नहीं कहना कि सर दाना क्या होता है, तब बेहोश हो गए यहीं गिर जाएंगे। ठीक है? तो यह दानेदार होता है, यह दानेदार चट्टान होती है, क्रिस्टलाइन होता है। और इसकी परतों में, और इसकी परतों में, और इसकी परतों में पड़ते, इसकी परतों में पड़ते, परत नहीं होता है, परत, और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। अब उदाहरण, इसका उदाहरण याद रखना है। दो ही सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, सब भूल जाओ, लिखाएंगे तो 6-7, लेकिन दो को नहीं भूलिएगा। कौन सा दो है? एक है ग्रेनाइट और दूसरा है बेसाल्ट। तो लिखिए दो पहले उदाहरण लिखिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। दूसरा लिखेगा उसमें गैब्रो। 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 पेग्मेटाइट। 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 पेग्मा लिखो ना, पेग्मा। पेग्माटाइट। रिहोलाइट। रिहोलाइट और एंडेसाइट। 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 ये कैसा होगा? एंडेसाइट। तो कितना हो गया? सबसे पहले क्या याद रखोगे? सबसे पहले ग्रेनाइट के बाद, ग्रेनाइट के बाद बेसाल्ट, इसके बाद गैब्रो, इसके बाद पिग्मेटाइट, एंडेसाइट, रियोलाइट। दो याद रखना है। कौन से दो हैं? ग्रेनाइट और, ग्रेनाइट और ग्रेनाइट कैसा होता है? अम्लीय होता है। ग्रेनाइट कैसा होता है? और याद रखिएगा कि ये सभी जितने भी धातु खनिज है, वो सभी खनिज कैसा होगा? वो सभी खनिज होगा आग्नेय। तो ये भी लिख दीजिए नोट में, सभी धातु खनिज, सभी धातु खनिज आग्नेय होता है। आग्नेय होता है। ठीक है? चलिए, ओके। अब आइए, हमारा
आग्नेय चट्टान दो भागों में बटा हुआ है, एक है बाहरी, एक है भीतरी। तो जो भीतरी है, जो बाहरी है, वो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, और जो भीतरी है वो क्या है, वो है जितनी अंतर्भेदी चट्टान है वो आंतरिक भाग से बनते हैं और उसकी आकृति अलग अलग होती है, और उसको कहते हैं सील, फाइकोलिथ, लेकोलिथ, डाइक और लेपोलिथ। अब किस किस तरह का धन्यवाद, कहां थे हम लोग, कितने तरह का, किस किस तरह का ये होता है इंट्रिंसिक, आंतरिक। तो ये टाइप है किसका, आंतरिक आग्नेय चट्टान का। तो लिखेंगे आग्नेय चट्टान के दो भाग होते हैं, आग्नेय चट्टान के दो भाग होते हैं। पहला भाग बहिर्भेदी, बहिर्भेदी जिसका निर्माण पृथ्वी के बाहर होता है, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, तो अभी पढ़े ही है बहिर्भेदी। बहिर्भेदी जिसका निर्माण पृथ्वी के बाहर होता है, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। उसके बाद आइए अंतर्भेदी चट्टान, अंतर्भेदी चट्टान, अंतर्भेदी चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग से बनते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से बनते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से बनते हैं, और अलग अलग आकृति, और अलग अलग आकृति के कारण, और अलग अलग आकृति के कारण, और अलग अलग आकृति के कारण इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जैसे सबसे पहला नाम क्या है, बैथोलिथ, जैसे बैथोलिथ, जैसे बैथोलिथ। तो बैथोलिथ में क्या पढ़िएगा, कैसा होता है ये होता है गुंबद के आकार का। इस तरह का यदि आकृति बनता है चट्टान का, तो गुंबद के आकार का है। सोलो अच्छा से सोलो, थोड़ा सा नहीं, कोई बात नहीं, होता है, समय है ऐसा, ठीक है। तो ये जो गुंबद आकार है, इस आकृति को क्या कहेंगे, बैथोलिथ। जब चट्टान की आकार गुंबद के आकार का हो जाए तो उसको बैथोलिथ कहेंगे। तो लिखेंगे गुंबद आकृति की होती है बैथोलिथ, बैथोलिथ गुंबद आकार का हो जाता है। ये सब मैग्मा है, ये सब क्या है, मैग्मा है। दूसरा है ओके, सील, सील, दूसरा है सील, सील। सील कैसा होता है, जब क्षैतिज जमाव होगा, क्षैतिज जमाव कैसा होगा, इस तरह का। ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो होगा तो क्या होगा, सील होगा। तो लिखिएगा सील में मैग्मा, मैग्मा क्षैतिज रूप से जम जाती है, क्षैतिज रूप से जम जाती है। ठीक है। और डाइक में क्या होता है, डाइक में मैग्मा वर्टिकल जमता है इस तरह से। ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल होता है ना 90 डिग्री,
वर्टिकल क्या है? तो इस तरह का यदि जमाव होगा तो उसको कहेंगे डाइक। मैग्मा का जमाव जब वर्टिकल टाइप का होगा, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डाइक। और जब हॉरिजॉन्टल होगा तो उसको कहेंगे क्षैतिज। जब होगा क्षैतिज। आप सोते कैसे हैं? वर्टिकल सोते हैं कि क्षैतिज सोते हैं? खड़ा कैसे होते हैं? तो वर्टिकल हुआ, जब खड़ा हुए तो हो गया डाइक, और जब सो गए तो हो गया क्या? सिल। ठीक है कि नहीं? तो आता है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप तीनों को देखें। चौथा लिखेगा। चौथा है लोकोलिथ। लोकोलिथ, लेकोलिथ। जब उसके मध्यवर्ती चट्टान गुंबद आकार के होते हैं, जब उसके मध्यवर्ती चट्टान, आप पूछे मध्यवर्ती चट्टान क्या है? ये जो आपका चट्टान है, ये आपका मध्यवर्ती चट्टान है। और जब मध्यवर्ती चट्टान, ये सब मैग्मा है, जब मध्यवर्ती चट्टान गुंबद के आकार के होते हैं तो उसको हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ कहते हैं। ठीक है। और लास्ट है फैकोलिथ। फाइकोलिथ। फैकोलिथ। सुनिए, आप पूछिए सर ये फैकोलिथ क्या हुआ? तरंग के अनुसार, जैसे ये आपका है, ये तरंग है, ये तरंग की आकृति में जो रहता है उसको क्या कहेंगे? फैकोलिथ। तो लिखेंगे फैकोलिथ में तरंग की तरह की आकृति जिस चट्टान में बनती है, तरंग के तरह की आकृति जिस चट्टान में बनती है, तरंग के तरह की आकृति जिस चट्टान में बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे फाइकोलिथ कहते हैं। सबका फोटो वोटो थोड़ा बना दो तो कॉपी हो गया मजबूत। समझ में आ गई कि तरंग कैसा होता है, गुंबद का आकार कैसा होता है, क्षैतिज कैसा जमाव है, वर्टिकल कैसा जमाव है, यही सब देखना है। तो अब आपसे पूछेगा कि सिल, डाइक, लेपोलिथ, लैकोलिथ किसका प्रकार है? आग्नेय चट्टान का प्रकार है। किसका प्रकार है और कैसे बनता है? तो अंतर्भेदी। पृथ्वी के आंतरिक प्रभाव के कारण बनता है, पृथ्वी के बाहरी प्रभाव के कारण बेसाल्ट और ग्रेनाइट बनता है। क्लियर हो गया ना? आग्नेय चट्टान खत्म, कोई परत नहीं, कोई जीवाश्म नहीं, कोई परत नहीं। और सभी चट्टानों का जनक, धात्विक खनिज की संख्या अधिक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट से लेकर ग्रेबो, रियोलाइट, ठीक है, एडेंटेसाइट, ये जितने साइट लाइट है वो सब किससे संबंधित है? वो सब आग्नेय चट्टान से संबंधित है। अब आइए दूसरा है अवसादी, जो ढेर में होता है। अवसादी क्या है? ढेर वाला चट्टान है। ढेर, ढेर समझते हैं ना? तो लिखिएगा अवसादी चट्टान। अवसादी, अवसादी, अवसादी। पढ़ने के बाद अब शादी होगा। ठीक है, यहां पर ज्यादा हंसो मत, ऐसे लगन चल रहा है। ठीक है, देखो एक दिन ये आ गई थी बेचारी लाल पीला पहन के, तो हमने शंका जाहिर किया कि विवाह करके आ गई, हमारा लड्डू गायब। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग। थे क्या? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अब आइए, अब सादी चट्टान। दो बातें सबसे पहले लिखेंगे। यह चट्टान में परत और जीवाश्म होता है। परत और जीवाश्म होता है। परत और जीवाश्म होता है और ढेर के रूप में देखा जाता है। और ढेर के रूप में देखा जाता है। ढेर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो सब भूल जाइए, लेकिन दो याद रखिए। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट याद रखे ना, उसी तरह से अवसादी में दो याद रखिए, कोयला और पेट्रोल।
जब पर्यावरण पर आते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन क्या? जीवाश्म ईंधन है कोयला और पेट्रोल। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला और पेट्रोल है। और जो किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का, सेडिमेंट्री रॉक का। कोयला और पेट्रोल, तो लिखेंगे कोयला पेट्रोल। चूना पत्थर, बल्लू पत्थर, चूना पत्थर, बालू पत्थर। लिख लो दोनों बहन, अच्छे से लिख लो। आज तो तुम दोनों फंस गई हो तो क्या करोगी? ठीक है, अपना अकल नहीं हो तो मास्टर को अकल भी देना पड़ता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, समझ गई? कि ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिए तो तुम लोग तो कितना विद्वान हो समझती हो, अभी कितना बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके थोड़ा सा जानकारी होगा। ये नहीं कि सब चला तो हम भी चल दें। ठीक है, हाँ, अपने बुद्धि से विवेक से काम करो। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे कोयला, पेट्रोल, चूना पत्थर, बालू पत्थर, नमक, डोलामाइट, चौक, 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 सेलो, सेलो, कांग्लोमेरट, कांग्लोमेरट इत्यादि, कांग्लोमेरट इत्यादि। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और, पहले उसको छोड़ के कुछ नहीं, कोयला और, ये दोनों जीवाश्म खनिज है। और जीवाश्म खनिज का मतलब कि ऐसा खनिज जो अवसादी चट्टान का सबसे बेहतरीन उदाहरण है और पॉल्यूशन क्रिएटर भी है। पेट्रोल और कोयला क्या करता है? पेट्रोल पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। ग्लोबल वार्मिंग में भी इसकी भूमिका होती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं? तो इन्हीं शब्दों के साथ अवसादी भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। चट्टानों के निक्षेपण से जब भी परत बनेगा, ठीक है कि नहीं? अवसादी रहेगा तो चट्टान का निक्षेपण, उसमें लिख दीजिए, या चट्टान के निक्षेपण से, या चट्टान के निक्षेपण से बनता है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है? लास्ट था, लास्ट है आपका तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ये रूपांतरित चट्टान जो है वो भी क्रिस्टलाइन है, दानेदार है, अभी लिखे थे ना ऊपर में। अब ये क्रिस्टलाइन चट्टान कैसे बदलता है? इग्नियस, इग्नियस मतलब आग्नेय, प्लस सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मीन्स अवसादी या परतदार, आग्नेय। यह, इस पर जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो किस में बदल जाता है? यह रूपांतरित में बदल जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटामॉर्फिक चट्टान। मेटामॉर्फिक चट्टान, सेडिमेंट्री, टेम्परेचर और प्रेशर, और रूपांतरित। रूपांतरित मतलब मेटामॉर्फिक। अब आइए इसको देखना है कौन कौन से आग्नेय और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट करता है। लिखिए पहला उदाहरण, पहला उदाहरण लिखिए, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? कैसी चट्टान है चूना पत्थर? अवसादी। तो चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, तो लिखेंगे चूना पत्थर टेम्परेचर और प्रेशर पे किस में बदल जाता है? संगमरमर में।
संगमरमर, चूना पत्थर संगमरमर। सैंडस्टोन बालू पत्थर क्वार्ट्ज में, सैंडस्टोन बालू पत्थर, बालू पत्थर क्वार्ट्ज में। क्वार्ट्ज मतलब सिलिका, पढ़े थे ना केमिस्ट्री में, क्वार्ट्ज। तीसरा 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 लिखे बेसॉल्ट, एम्फीबोलाइट में, बेसॉल्ट एम्फीबोलाइट में, एम्फीबोलाइट में, एम्फीबोलाइट। सेल, सेल चेंज हो जाता है स्लेट में, सेल स्लेट में, सेल स्लेट में। कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट में, कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट में। सेल प्लस बेसॉल्ट, सेल प्लस बेसॉल्ट, सेल प्लस बेसॉल्ट चेंज हो जाता है सिस्ट में, सिस्ट में। बस 5 याद करके रखो। संगमरमर याद रखिए, संगमरमर कैसे बदलता है, संगमरमर कैसे बदलता है। और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज स्लेट, सेल से। सेल कैसा चट्टान है, सेल कैसा चट्टान है, सेल है अपसादी चट्टान। स्लेट कैसा चट्टान है, रूपांतरित चट्टान। और सेल प्लस बेसॉल्ट से क्या बनता है, सिस्ट। तो बेसॉल्ट कैसा चट्टान है, आग्नेय, और सेल कैसा चट्टान है, अपसादी। ये दोनों टेम्परेचर प्रेशर में बदल जाएगा, किस में, सिस्ट में। किस में बदल जाएगा। और लास्ट, आज का लास्ट लिख दो, ग्रेबो। ग्रेबो आग्नेय चट्टान पड़े थे ना, ग्रेबो। ये किस में चेंज कर जाता है, सरपेंटाइन में। ग्रेबो सरपेंटाइन, ग्रेबो सरपेंटाइन, ग्रेबो सरपेंटाइन, ग्रेबो। बस। तो आज हमने 2 बिंदु को देखा। कौन कौन से 2 बिंदु देखा, 3 को। एक देखे पृथ्वी का ऐतिहासिक विकास क्रम, दूसरा देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्थल मंडल में, और तीसरा देखें चट्टान को, चौथा है ज्वालामुखी, अब 5वां है भूकंप। अब पठार तो छोटा सा है, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो यही 5 भाग आपको स्थल मंडल में देखना है। मतलब कल आपका भूगोल का दोनों बड़ा भाग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और कल हम लोग का ज्वालामुखी और भूकंप है। जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो क्या पढ़ते हैं, तो लिखेंगे अन्य बातें, तो लिखो बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। पहला, NH-27 उत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। NH-27 उत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। दूसरा, संसार का छत तिब्बत का पठार है। संसार का छत तिब्बत का पठार है, जो सबसे ऊंचा पठार है, जो सबसे ऊंचा पठार है, जो सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अच्छा रुको, अच्छा लिख लीजिए, ये भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार
लद्दाख का पठार है। याद रखिएगा, पहले सबसे ठंडा स्थल था द्रास, जो जम्मू कश्मीर में होता था। अब न यह जम्मू में है न कश्मीर में, कहाँ है? लद्दाख में। तो लिखिएगा भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास। द्रास लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट, जियो सिंक्लाइन को पर्वत का पालना कहते हैं। जियो सिंक्लाइन को पर्वत का पालना कहते हैं, और यह सिद्धांत कोबर ने दिया था। और यह सिद्धांत कोबर ने दिया था। कोबर ने दिया था, और इसका संबंध हिमालय की उत्पत्ति से है। और इसका संबंध हिमालय की उत्पत्ति से है। हिमालय के उत्पत्ति से है। काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। 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 ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण मेसोजोइक काल के अंत में हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण मेसोजोइक काल के अंत में हुआ। ठीक है, ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा लद्दाख में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा लद्दाख में। लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में है। भारत में सबसे अधिक नलकूप उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक नलकूप उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दक्कन का पठार का निर्माण, दक्कन के पठार का निर्माण क्रेस्टेशियस काल में हुआ था। क्रेस्टेशियस काल में हुआ था। क्रेस्टेशियस काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? विंध्य की सबसे ऊंची चोटी, विंध्य की सबसे ऊंची चोटी, विंध्य की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। सद्भावना है। सद्भावना है। ठीक है, सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील, भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान है। सांबर झील राजस्थान है। सांबर झील राजस्थान है। ठीक है, एक आध और लिख लो।
माउंट हेरियर नेशनल पार्क, माउंट हेरियर नेशनल पार्क दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, कहां है? दक्षिणी अंडमान में। बस, तो 10 हो गया होगा, 15 हो गया, तब तो बहुत हो गया। तो आज हम यहीं तक रहना चाहेंगे। कल हमारी कोशिश होगी कि हम भौतिक भूगोल के सभी पक्ष को देख लें, और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। पहले भाग में हमने इतिहास में मध्यकाल को पढ़ा है, कल हमारी मुगल भी समाप्त हो जाएगी, और बहुत जल्द हम आधुनिक भारत, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा सभी क्षेत्रों में, और सबसे अधिक प्रश्न भी आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। हालांकि आधुनिक भारत की अभी 2-3 कक्षा तो बेसिक होगी, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल की हम जब शुरुआत करेंगे तो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग भारतीय इतिहास का है, तो जिसकी जानकारी लगातार दी जा रही है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। 6:30 के आसपास हो रहा होगा, और आप लोग 7:45 बजे अपने YouTube लाइव पे जुड़ेंगे, जिसमें ढेर सारे आज केमिस्ट्री के प्रश्नों की प्राथमिकता है, उसकी परिचर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सानो, सानो।